सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद कि आरक्षण पर सबसे पहले हमला करेंगे। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। 400 पार नारा इसलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन गई हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं। मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा। इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। तो चुनावी वादे खटाखट, किसकी लुटिया डूबेगी फटाफट। खटाखट, राहुल गांधी का एक बयान खूब वायरल हुआ था, खटाखट। अब उसी खटाखट बयान को पीएम मोदी ने लपक लिया। राहुल गांधी अपनी चुनावी रैलियों में लोगों को पैसे आने का भरोसा दिला रहे हैं, खटाखट खटाखट। अब पीएम मोदी प्रतापगढ़ में थे तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों पर सियासी वार कर रहे थे। वार करते करते राहुल गांधी के उस खटाखट वाले बयान पर पीएम मोदी ने तंज कस दिया। बोले 4 जून के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। लोकसभा चुनाव अपने 5वें चरण में पहुंच गया है। नेताओं के भाषण और भी तीखे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से प्रतापगढ़ में खटाखट वाले बयान को लेकर तंज कस रहे थे, उससे संकेत और संदेश साफ है कि आने वाला यह चरण खटाखट वाले बयान के इर्द गिर्द ही घूमेगा। अखिलेश यादव पर भी निशाने साधे। खैर, इन निशानों पर बाद में आते हैं, लेकिन इसके साथ उन दावों का जिक्र पहले करते हैं जो राजनेता, विपक्ष में बैठे हुए दिग्गज नेता हैं, वो कर रहे हैं। दावे क्या कि भाई, आप भी सोच रहे होंगे इन दिनों घर में चौक चौराहे पर, पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर एक ही सवाल होगा, भाई सरकार किसकी आ रही है, और सरकार किसकी आ रही है और किसकी कितनी सीटें आ रही हैं। जब से पीएम मोदी ने यह नारा दिया अब की बार 400 पार, उस 400 पार नारे के बाद हर किसी के अपने दावे हैं। विपक्ष अपने अपने हिसाब से प्रेडिक्शन कर रहा है कि एनडीए कितनी सीटें जीतेगा। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी क्या कहते हैं कि 150 सीटों पर सिमट जाएगा एनडीए। बीजेपी 150 सीटें भी नहीं ले पाएगी। राहुल गांधी के बाद आते हैं अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव 140 सीटों का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं 140 सीटें, इससे ज्यादा नहीं।
140। वो कह रहे हैं 400 हमारी आएंगी और 140 बचती हैं, उसके आसपास बीजेपी सिमट जाएगी। अब अरविंद केजरीवाल कहते हैं 220 से 230। ये देखिए 220 से 230 अरविंद केजरीवाल का दावा। अब लालू यादव पर आते हैं। लालू यादव कहते हैं 200 से कम सीटों पर एनडीए का कुनबा सिमट जाएगा। तेजस्वी यादव, लालू का प्रेडिक्शन। अब तेजस्वी यादव का जिक्र करते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 100 सीटों पर सिमटेगा एनडीए। तेजस्वी यादव ममता दीदी पर भी अब आते हैं। ममता दीदी कह रही है 200 सीटें। ये वो तमाम दिग्गज हैं जो एनडीए और बीजेपी को लेकर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, विपक्ष के। और अब आते हैं पीएम मोदी के खटाखट वाले हमले पर। खटाखट वाला हमला क्या है? वो सियासी मंचों से पीएम मोदी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद विपक्षी गठबंधन खत्म होगा। खटाखट खटाखट खटाखट। हार के बाद बलि का बकरा खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट। शहजादे छुट्टियों में विदेश निकल जाएंगे। खटाखट खटाखट खटाखट। विपक्ष पर पीएम मोदी के सियासी हमले जारी हैं। कह रहे हैं कि हर साल नया पीएम इनका एक फॉर्मूला है कि हर साल एक नया पीएम देंगे। तुष्टीकरण के दलदल में विपक्ष फंसा हुआ है। वो देश का बजट बांटना चाहते हैं। मसला वही हिंदू मुसलमान वाला। और लगे हाथ पीएम एक और दावा कर रहे हैं कि कुछ भी कर लो, सीएए नहीं नहीं मिटा पाओगे सीएए को। कोई माई का लाल सीएए को खत्म नहीं कर सकता। अब एक और दिलचस्प खबर पर आते हैं, क्योंकि चुनावी मौसम है और हर बार कुछ ना कुछ नया चरण सियासत के नजरिए से एक नया अध्याय लिख रहा है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इस कहानी को समझना होगा। चुनाव हो रहा है, लेकिन यूपी में 41 सीटें जिस पर मतदान होना बाकी है, और 41 में से भी 26 सीटें ऐसी हैं जो पूर्वांचल की हैं। यानी कि करीब 63% सीटें अब पूर्वांचल की बचती हैं। 11 सीटें अवध की हैं और 4 बुंदेलखंड की हैं। और अगले 3 चरण में यही वोट डाले जाएंगे। और सियासत के लिहाज से चुनावी वादे बता रहे हैं खटाखट खटाखट खटाखट। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान, और फिर हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ मेहमान और उनसे समझेंगे कि चुनावी वादे खटाखट किसकी लुटिया डूबेगी फटाफट। भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताऊं क्या होगा? बताऊं? ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा। खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट।
हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनके बैंक। देश भर में देखा है कि जनता का एक अंडर करंट है, जनता नाराज है। खास तौर से जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई, इतनी सारी समस्याएं और समस्याओं के हल की बात ही नहीं हो रही। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद, वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं। बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। और जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो चुनावी वादे खटाखट, 4 जून को किसकी लुटिया डूबेगी फटाफट। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान है वो आपकी स्क्रीन पर है। मनोज पंडित जी बीजेपी के चेहरे हैं, हमारे साथ डॉक्टर HN उपाध्याय साहब कांग्रेस के चेहरे हैं, हमारे साथ मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक इस कार्यक्रम का हिस्सा है और सुभाषपा के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, राघवेंद्र द्विवेदी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज पंडित जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। ये पंडित जी, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? मुझे आ रही है, आपको आ रही है? जी बिल्कुल दुरुस्त आ रही है आपकी आवाज। ये खटाखट वाला जो थ्योरी है, जरा अगर थोड़ा दर्शकों को विस्तार से समझा पाए, ये खटाखट तो कहां से आ गया है? खटाखट की थ्योरी तो जो है कांग्रेस अच्छे से समझा पाएगी। नहीं, आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना खटाखट खटाखट, तो मैं तभी पूछ रहा हूँ खटाखट का मतलब क्या हुआ? खटाखट का मतलब ये हुआ कि जो राहुल गांधी जी ने अपना बयान दिया था कि गरीबी दूर कर देंगे खटाखट, ये सारी चीजें हटा देंगे खटाखट, या ये सारी चीजें, तो ये सब चीजें राहुल गांधी जी ने जब इनकी सरकार दी तब क्यों नहीं खटाखट किया? आज खटाखट की बात करते हैं। आज ऐसा नहीं तो आप भी तो कहते थे 15 लाख रुपए आ जाएंगे खटाखट। नहीं, देखिए वो जो आ रहा है वो तो एक प्रोसेस है, वो चल रहा है। जो लोग भाई जो अभी बाहर चले गए विजय माल्या लेके, या सारी चीजें सब इन्हीं के लोग तो थे वो। अच्छा, नहीं तो आप भी तो कह रहे थे कि दाऊद इब्राहिम को ले आएंगे वापस खटाखट। देखिए तिलक जी, कितने लोगों को लाया भी गया और लाने की प्रक्रिया चल भी रही है। आप ये देखिए, ये तो सिस्टम है, ये सिस्टम कानून के तरीके से चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप गए और किसी को उठा के ले आए इंडिया में, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जिस देश में है उस देश का कानून और हमारे देश का कानून सारी चीजों को करके ही आप लेके। अच्छा एक बात, चलिए ठीक है पंडित जी, आप लोग क्योंकि कहते थे कि राहुल गांधी के बयानों को सीरियसली मत लिया करिए, बोलते थे ना, तो देश के प्रधानमंत्री हर मंच से राहुल गांधी के बयानों को कोड कर रहे हैं, खटाखट खटाखट खटाखट। देखिए राहुल गांधी, तो पीएम इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं राहुल गांधी के बयानों को? देखिए राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सांसद रहे। राहुल गांधी की पृष्ठभूमि अपने आप में एक
कहते हैं कि युवराज और अपना सारी चीजें हैं, तो उनके बयान को तो अनदेखा नहीं किया जा सकता ना। उनको तो जो बयान है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि 10 किलो जो आप 5 किलो राशन देते थे वो 10 किलो राशन देंगे खटाखट। कैसे नहीं, अब ये जब आना ही नहीं है तो आप 50 किलो का वादा करा लीजिए। जब हमें मालूम है हमें सत्ता में आना नहीं है। हाँ। और चीजें आप देखिए, जिन 17 सीटों पे चुनाव लड़ रहे तिलक जी, उन 17 सीटों का इतिहास उठा के देख लीजिए ना, क्या हुआ उन 17 सीटों में पहले। तो अखिलेश जी ने जो सीटें दी हैं, उन सीटों की स्थिति ये है कि उन्हें मालूम है यहाँ कुछ होना नहीं है तो दे दिया। जो अच्छा। गठबंधन की बात कर रहे हैं, उस गठबंधन उपाध्याय की जी, स्थिति है। उपाध्याय जी वो ये कह रहे हैं कि भाई जब देंगे तभी जब वो सत्ता में आएंगे, और इनको मालूम है जब सत्ता में आएंगे नहीं, तो इसलिए खटाखट अमीर बना रहे हैं सबको। और पीएम वही कह रहे हैं कि 4 जून के बाद सब अलग अलग हो जाएंगे खटाखट। तिलक जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, अपने सभी जो है पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार, श्रोताओं को भी नमस्कार। पहली बात तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने खटाखट शब्द का इस्तेमाल कहा था कि 1 तारीख को हर महीने में 8,500 रुपया हर गरीब महिलाओं के परिवार से एक महिला के खाते में खटाखट आ जाएंगे। तो इसका अपमान, जैसा कि इनकी परंपरा रही है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, कांग्रेस के नेताओं, खासकर से नेहरू गांधी परिवार के नेताओं का, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, अपमान करते हैं। और उनके अपमान करते करते करोड़ों महिलाओं का अपमान किए कि हर महीने जो 8,500 रुपया खटाखट बात जो राहुल जी ने कहा था वो उनके खाते में भेजने के लिए कहा था। तो ये करोड़ों महिलाओं का अपमान है, ये राहुल जी का अपमान नहीं है। खैर, ये तो उनकी परंपरा रही है सबका अपमान करना। अभी जो है प्रधानमंत्री जी, आप कह रहे थे 2 दिन पहले ही बनारस में नामांकन से 1 दिन पहले क्रूज पर बैठकर कह रहे थे, मैं अगर हिंदू मुसलमान करूंगा तो सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा। ये क्या कहते हैं, दूसरे दिन पलट जाते हैं, फिर महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान की बात करने लगे, बजट के बंटवारे की बात करने लगे। तो अब उनकी मानसिक स्थिति अपने हार को देखकर गड़बड़ हो गई है। नहीं उपाध्याय जी, ये तो कहा है ना, राहुल गांधी कह रहे हैं खटाखट वाला मसला जी। तो आपको बताया गरीबी हटाने का नारा तो इंदिरा गांधी ने भी दिया था जी। तो क्या तिलक जी, गरीबी मान लीजिए ये तो प्रोसेस हटी नहीं, 25 करोड़ हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। आदरणीय मनमोहन जी के सरकार में, सोनिया जी के निर्देशन जो सरकार बनी थी, इन्होंने 27 करोड़ लोगों को और पीछे धकेल दिया और आज 80 करोड़ गरीबी। उपाध्याय जी, आपकी बात सही है, लेकिन जो आप दावे और वादे मंचों से कर रहे हैं उसका बजट कहां से आएगा? उसका कुछ होमवर्क किया आप लोगों ने? तिलक जी, ये बजट का हम लोगों ने आकलन किया, तभी 4 चरण चुनाव बीत गए, तब हमने 5 किलो से 10 किलो खाद्यान्न देने की बात मतलब कही। बजट का आकलन करने के बाद, चौथे चरण के बाद आपको याद आया कि हम 10 किलो राशन देंगे। हाँ, अगर हमने 8,500 रुपया महीने, 1 लाख रुपया सालाना महिला को, 1 लाख पक्की नौकरी, किसानों का ऋण माफ, ये सब हमने आकलन करते रहे, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अगर हम 5 किलो से 10 किलो के बढ़ाने की बात कर रहे हैं, पंडित तो जी, ये तो ब्रह्मास्त्र फेंक दिया ना विपक्ष ने। भाई आप 5 किलो राशन देकर शासन हासिल कर रहे थे, ये कह रहे हैं हमसे 10 किलो लो। नहीं तिलक जी, ये क्या, ये भी केजरीवाल जी की परिपाटी पर चलना चाहते हैं। बिजली फ्री मुफ्त में और पानी फ्री और सारी चीजें फ्री, तो कहते नहीं ये 5 किलो आप मुफ्त देते हैं मनोज जी, तो वो भाई देंगे कहाँ से, ये तो बताइए आप चीजें कैसे करेंगी, ये जो समझाइए। अब तिलक जी, अब जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है, अब जो कहते हैं वो करके दिखाने वाली चीजें हैं। और गए वो जमाने जब आपके कहने पर लोग भरोसा करते थे। आज तो जो व्यक्ति काम करेगा वही टिक पाएगा, जो काम नहीं करेगा वो टिक नहीं पाएगा। आपके जुमलों से आप ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है पंडित जी। आपको कहीं ना कहीं आपको दुकान बंद करनी पड़ेगी। पंडित जी, आप ये कह रहे हो कि फ्री का लालच देकर जो है ये सत्ता हासिल करते हैं, तो वो जो 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में राशन देते हैं वो रेवड़ी में आता है कि नहीं? नहीं, देखिए वो जरूरत है, वो देश की जरूरत है। तो ये भी कह रहे हैं कि हम जरूरत पूरी करेंगे, हम 10 किलो दे देंगे। कहाँ से दे देंगे बताइए ना, आप कहाँ नहीं, जहां से आप 5 किलो देते हो वहां से वो 10 किलो दे देंगे। नहीं, अरे मनोज जी, भैया आज 16 लाख करोड़ रुपया कैसे लोन माफ कर दिया, उसमें सब हो जाएगा। दरअसल ये कह रहे हैं, ये मैं समझ गया आपकी बात उपाध्याय जी। फिर मैं उसके बाद मनीष जी आपके पास आ रहा हूं इसी थ्योरी को लेकर। ये कह रहे हैं जो 16 लाख करोड़ का एनपीए वाला मामला था, वो ये कह रहे हैं कि हम 16 लाख करोड़ रुपए का एनपीए करेंगे नहीं। भाई बजट जो चाहिए
दुगना ही तो होगा। 11 लाख करोड़ का बजट है, वो 23 लाख करोड़ का पहुंच जाएगा। हम देंगे 10 किलो राशन। जब तो ये कह रहे देंगे पंडित जी। जो विकास के कार्य है, जिनकी स्पीड, जिनकी गति, अब इन 10 सालों में आप देखिए सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए गए और चीजों को आगे बढ़ाया गया। अगर ये सारी चीजें, अगर आप सिर्फ मुफ्त में ही चले जाएंगे सारी चीजों को लेकर, तो ये जो विकास के कार्य कहीं ना कहीं इन पे ब्रेक लगेगा। अच्छा, ये मुफ्तखोरी कर रहे हैं। इन चीजों का पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं चला पाएंगे। मनीष गुप्ता जी पहले आप, फिर द्विवेदी जी आपके पास आ रहा हूं। गुप्ता जी, ये खटाखट वाली थ्योरी समझाइए। मनोज पंडित जी तो सियासी नजरिए से समझा रहे थे, लेकिन थोड़ा आप अगर विस्तार से समझा पाए ये खटाखट वाला मसला, क्या संकेत और संदेश छिपा है इसमें? बड़ी सिंपल सी बात किरण भाई ये है, बड़ी सिंपल सी बात ये है किरण भाई, कहीं ना कहीं मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि फटाफट कुछ नहीं होता है। मनीष जी, सर आप बोलते हैं अच्छा, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं, तो अगर फोन ले आए, अगर हेडफोन हटा के फोन लगा लेंगे तो आपका ऑडियो परफेक्ट आएगा। फोन ही है, मैं तो नहीं, मेरी आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ सर, थोड़ी धीमे आ रही है, अगर फोन पास रख लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ठीक है, नहीं, हाँ, मेरा कहना यह है तिलक भाई कि मोदी जी यहाँ ये बताना चाहते हैं कि खटाखट कुछ नहीं होता है। अगर एक मकान भी बनता है तो नींव खोदनी पड़ती है, और खोदने के लिए मजदूर लगाने पड़ते हैं, अंदाजा बनाना पड़ता है कि नींव का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कहाँ पिलर लगेंगे, कितना। गुप्ता सर माफी चाहूंगा, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। द्विवेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मसला पूर्वांचल की सीटों का भी है। जो 41 सीटें बची हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें से 26 जो है वो पूर्वांचल की हैं, और आप लोग कहते हो ठोक के, सीना ठोक के, कि हम पूर्वांचल के नेता हैं। तो राघवेंद्र जी सर, वो म्यूट अनम्यूट का चक्कर है थोड़ा। राघवेंद्र जी, तिलक भाई मेरी आवाज आई क्या? आपकी आवाज आ गई। राघवेंद्र जी के पास जा रहे हैं पहले। गुप्ता जी अपनी बात पूरी करिए आप। मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि अगर एक छोटा सा मकान भी बनाना होता है तो कितनी नींव खुदेगी, इसकी तैयारी है, कितना सीमेंट, कितना सरिया, कितना रेता, कितना कंक्रीट आएगा, तैयारी है। हाँ। कहां से आएगा, कैसे जाएगा, कितना माल आएगा, कैसे आएगा, सबका काम प्रोसेस से होगा, तभी जनता को 100 रुपए का माल 100 रुपए पूरा जमा होगा। खटाखट कुछ नहीं होता है, वो ये बताना चाह रहे हैं। जो खटाखट कह रहे हैं वो खोखली बातें कर रहे हैं। उनके पास ना विजन है, ना उनके पास प्लानिंग है, ना उनके पास एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस है। और जब जिनको जहां सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने ऐसा कोई भी खटाखट वाला एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंटेशन नहीं किया। इसका मतलब यह है, मोदी जी कहना चाहते हैं कि जो खटाखट वाली बात है ये सिर्फ आई वॉश है, जनता को इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं, उपाध्याय जी कह रहे हैं हमारी भी गारंटी है, वो भी गारंटी दे रहे हैं, हम भी गारंटी दे रहे हैं। हाँ, नहीं देखिए, वो 5 किलो क्या, वो 15 किलो भी कह सकते हैं। ये जनता को फैसला करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आदि छोड़ साजी को धावे, आदि मिले ना साजी पावे। आप जिससे भरोसा कर रहे हैं, क्या वो गठबंधन एक रहेगा? उनका आज तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तक नहीं बना। जिसके पास ये तय नहीं है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एजेंडा सेम है कि नहीं है, आम आदमी पार्टी उनके साथ है या नहीं है, जब ये तय नहीं है तो ये लोग साथ चलेंगे ही नहीं। जनता को महसूस होगा हम कहां फंस गए। अगर कहीं जनता ने वोट दे दिया और हैंग असेंबली हुई तो ये सब राजनीतिक दल बार्गेन करने चल जाएंगे। उद्धव ठाकरे पहुंचेंगे, शरद पवार पहुंचेंगे, अखिलेश यादव पहुंचेंगे। हम भूल गए तिलक भाई, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सोनिया गांधी की सरकार गिरा दी थी, बनने नहीं दी थी, उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, विदेशी मूल का व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। यही एक रीजन है कि मोदी जी कहते हैं ठीकरा किसी के सर पर फोड़ा जाएगा, कोई नया बताया जाएगा कि इसलिए हम आपको समर्थन नहीं कर रहे हैं। आज तृणमूल कांग्रेस कह रहे हो 10 किलो राशन वाला मामला नहीं चल पाएगा, जनता को तय करना है। मैं कौन होता हूं ये कहने वाला? आपकी बातों से तो ऐसा महसूस हो रहा है सर। ना देखिए, इसमें एक बात थी, अभी उन्होंने कहा था कि 16 लाख करोड़ हम जहां से आए वहां से हम निकाल लेंगे। वो सरकारी बैंकों का पैसा है, वो एनपीए है,
उसका सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। सर हम निकालने की सरकार बात के नहीं पास कर रहे हैं, आप माफ नहीं रेवेन्यू करेंगे। कमाने का हर मौका बंद करते जाएंगे, पैसा कहां से आएगा ये सोचने की इन्होंने जरूरत नहीं समझी है, क्योंकि इनका टारगेट ये बस एक बार सरकार बना लें, फिर तो अपनी बल्ले बल्ले है, फिर तो समंदर में हम। ठीक, द्विवेदी जी, अब मेरी ऑडियो आ रही है आपको? जी ऑडियो आ रही है। जी द्विवेदी जी, आप थोड़ी कम रही है, कोशिश करते हैं। मैंने कहा आप मिशन 41 बचा है उत्तर प्रदेश में, कुल मिला के जितने चरण में चुनाव हुआ, अब 41 में से 26 सीटें पूर्वांचल की हैं, और पूर्वांचल में आप दम ठोकते हैं कि भाई हम जो हैं जहां होते हैं पड़दा वहां हावी होता है। जी, तो क्या प्लान है 41 का? 26 सीट पूर्वांचल की जो 26 सीट है, 2014 में हम उसमें 25 जीत चुके हैं। ऐसा कोई नया नहीं है कि हम 26 नहीं जीत पाएंगे। गाजीपुर से गाजियाबाद तक किसी का खाता नहीं खुल रहा है। अच्छा। तो ये 5 किलो से 10 किलो देने की बात कर रही है कांग्रेस। मुझे तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर सोचने को विवश होना पड़ रहा है हाँ। कि 4 पेज का चुनाव हो गया। अच्छा, घोसी जीत 300 जाओगे? घोसी नहीं है, घोसी गाजीपुर और आजमगढ़ सब जीतेंगे, क्यों नहीं जीत पाएंगे? गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक हम जीत रहे हैं। नहीं, जीत तो आप नोएडा भी जीत जाओगे, गाजियाबाद सब कुछ बिल्कुल जीत जीत जाओगे, जाएंगे। लेकिन एक मिनट, ये दावों में तो आप ओवैसी जी से पूछोगे, कहोगे 500 सीटें मैं जीत रहा हूं। मैं सिर्फ इतना जान रहा था कि आप कह रहे हो घोसी जीत जाएंगे हम, जी तो तब क्यों नहीं जीत पाए थे? देखिए, उपचुनाव क्या होता है, उपचुनाव का धारा दूसरा होता है। अच्छा। और उपचुनाव में लोगों की कुछ समस्या थी, लोगों की जो कुछ झल्लाहट थी, गुस्सा था। नहीं, वीडियो तो अभी भी वायरल हो रहा है, राजभर जी कह रहे हैं छड़ी को वोट, वो कह रहे हैं नहीं देंगे। एकदम देंगे, क्यों नहीं देंगे? नहीं, वो वीडियो वायरल हो रहा है इस तरह की, कह रहे छड़ी को वोट, को कह रहे नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी का एक ही काम है कि एसी से बाहर नहीं निकलेंगे, काट पीट के वीडियो बनाएंगे और जनता में भेजेंगे। नहीं द्विवेदी जी, वो वीडियो में सच्चाई थी कि नहीं? वो कह रहे थे छड़ी को वोट दोगे, वो कह रहे नहीं देंगे। नहीं, उसके बाद उसने क्या कहा, आप ये भी तो बताइए। नहीं देंगे, उसके बाद क्या कहा? मैं नहीं, आप बताइए ना सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्यों नाराज हो रहे हो? कोई पागल, कोई दिवालिया, कोई समाजवादी पार्टी का उसमें विरोध करता है, तो मुझे नहीं लगता किसी एक आदमी विरोध करने से कुछ होगा। ये राजशाही नहीं है कि आप रहेंगे, आपका लड़का रहेगा, फिर उसका लड़का रहेगा। मोदी जी की अगुवाई में, मोदी जी की। अच्छा, राजशाही से याद आया, राजभर जी अपने बेटे को चुनाव लड़वा रहे हैं जी, तो ये राजशाही में आता है कि नहीं? नहीं, सुनिए चावला जी, उनका बेटा ऐसा नहीं है कि अभी आया और तुरंत चुनाव लड़ गया। आप माननीय और अरविंद राजभर जी की बात कर रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पार्टी जब से बनी तब से लगातार काम कर रहे हैं, पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी को बहुमत मिला और मुलायम सिंह जी, अखिलेश। अच्छा, ये राजशाही में नहीं आता? एकदम नहीं आता। आप जनता के बीच हैं, जनता आपको चुनाव दे रही है, जनता आपको वोट दे रही है, एकदम रास्ते नहीं आता है। हम जनता के मुद्दे को लेकर। निषाद जी के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो राजशाही में आता है कि नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता, वो भी नहीं आता। क्या है? अनुप्रिया पटेल, एक मिनट, अनुप्रिया पटेल, ये राजशाही में आता कि नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। राजशाही में आता क्या है कि अगर राष्ट्रीय लोकदल के जो मुखिया हैं वो राजशाही में आते कि नहीं आते? बिल्कुल नहीं आते। वो नहीं आते। जो जनता के बीच जाके अपना चप्पल घिस रहा है, खून पसीना बहा रहा है, वो राजशाही में कहाँ आया? राजशाही में तो मनीष जी इत्तेफाक रखते हैं, वो कह रहे हैं जो हमारे साथ है, वो राजशाही में नहीं आते। नहीं, बेटा बाप के लिए और बाप बेटे के लिए टिकट के लिए जो है दिल्ली के चक्कर लगाए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, ये राजशाही नहीं है। अगर टिकट द्विवेदी जी को मिलती तो समझ में आता, वो कह रहे हैं कि नहीं मिली भी है। नहीं, राघवेंद्र जी कह रहे हैं नहीं, वो राजशाही नहीं है। राजभर जी के बेटे को टिकट मिली, वो राजशाही नहीं होती है। मनीष गुप्ता जी। तिलक भाई, मैं इसमें ये कहना चाहता हूं, जहां पार्टी अध्यक्ष का बेटा सिर्फ इसलिए पार्टी अध्यक्ष बनता है क्योंकि वो उस फला व्यक्ति का पुत्र है, काबिलियत के अलावा, तो वो राजशाही है। टिकट तो एक पार्टी में मानो 20 जगह भी टिकट बढ़ सकती है, 25 जगह भी बढ़ सकती है, टिकट उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहां पार्टी का अध्यक्ष बनना ही माध्यम है, जहां ओम प्रकाश राजभर का बेटा अगर पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है, तो मेरे हिसाब से ये परिवारवाद होगा। जयंत चौधरी निश्चित रूप से परिवारवाद के। मैं तो एक छोटी सी थ्योरी जानता हूं, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी ने कहा एक टिकट मिलेगी, बीजेपी ने कहा एक ही लड्डू मिलेगा, जिसको देना है दे दो।
अरे चावला जी, इसके पहले भी मुझे तो ये तो बारिश ठाकरे साहब ने भी यही किया। द्विवेदी जी कुछ कह रहे हैं, द्विवेदी जी नाराज हो रहे हैं। मैं तो कुछ बोला नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अगर द्विवेदी जी को लड्डू मिल जाता तो मैं ज्यादा खुश होता। एमएलसी का भी एक सीट मिला था, एमएलसी के सीट पे हमने कार्यकर्ता भेजा। आप जानते होंगे कि इतने अटैची में रुपया लेके लोग आते थे एमएलसी सीट के लिए, लेकिन उसका उदाहरण आप नहीं देंगे कि एमएलसी में राजभर जी और ओम प्रकाश राजभर जी तो सांसद के चुनाव के लिए कोई प्रत्याशी नहीं था, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल, अगर हमारे पास अरविंद जी से कोई बढ़िया प्रत्याशी रहता तो लड़ाते। मतलब प्रत्याशी बढ़िया नहीं था आपके पास। समाजवादी पार्टी बिना विधायक बने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना देती तो वहां रास्ता ही नहीं है। हाँ। अखिलेश यादव जी पिताजी को अपने हटा के पार्टी का अध्यक्ष बन जाते हैं, वहां रास्ता ही नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, आप देखो भाई, इम्तिहान है, अब इम्तिहान है। आपने कहा कि हमें दिल्ली से फोन आता है और वो पूछते हैं बताओ कौन सा मंत्रालय चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पूछते हैं, मतलब आपने पूछा गया कि कौन सा मंत्रालय चाहिए। अब यहाँ इम्तिहान देखिए, मनोज पंडित जी की जो पार्टी है ना, ये बीजेपी, यहां तो परफॉर्मेंस के आधार पर प्रसाद मिलता है ना। तो अब आपको इम्तिहान में अपने आप को साबित करना होगा। मैं ये कह रहा हूं राघवेंद्र जी, गलत तो नहीं कह रहा ना पंडित जी? ना बिल्कुल एक गलत। अगर परफॉर्मेंस दोगे तभी तो बने रहोगे, वरना फिर आप तो उसमें माहिर ही हैं। साबित तो इन्होंने किया है ना। आप देखिए ना, आप ऐसे ही थोड़ी, जब इनके पास चीजें हैं, इनके पास बेस है, इनके पास पूरा कार्यकर्ता है, इनके पास उसी हिसाब से लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि साबित नहीं किया। ओम प्रकाश जी का एक अपना साबित किया होता है इतने समय तो आप मंत्रालय, वो दिवाली निकल जाती थी, दशहरा निकल जाता था, होली निकल जाती थी। बताइए तिलक जी, ये देखिए तिलक जी, और आप मंत्री तक नहीं बनाते थे और आप कह रहे हो कि नहीं उन्होंने साबित किया। बताया है ना मंत्री कौन? नहीं, घोषी चुनाव के बाद आपने तो फिर अब छोड़िए उस बात को, क्यों कुरेद रहे पुरानी बातें। लेकिन कुल मिला के द्विवेदी जी, आप ये कह रहे हो कि इस बार जो है मामला सेट है, मतलब जीत जाओगे ना। मोदी जी की गारंटी है। और जो ये चावल और गेहूं की बात कर रहे हैं, राशन की बात कर रहे हैं, 2019 के एनडीए के घोषणा पत्र में कहीं नहीं था कि हम राशन देंगे। देश की स्थिति बनी, देश का जो कैबिनेट है केंद्र का, उसको जरूरत महसूस हुआ, जनता को राशन देना शुरू हो गया। हाँ। हम कह के नहीं देते। हाँ। इंडी गठबंधन के लोग जब 380 से अधिक ईवीएम सील हो गया और बीजेपी बहुमत पा गई, तब इनको ज्ञान आया, तब ये 10 किलो राशन की बात कर रहे हैं। कल तक ये कहते थे कि अरे भिखमंगा बना रहे हैं देश को, भिखारी बना रहे हैं, अब ये 10 किलो कहां से देंगे? ठीक, उपाध्याय जी अब जवाब दीजिए इस बात का। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि रात को स्वप्न आया और सुबह आपने आंखें मीची और खड़े हुए और कहा कि नहीं आज 10 किलो वाला मामला है। वो कह रहे 4 चरण के बाद आपकी निंद्रा क्यों टूटी? तिलक जी देखिए, ये सब संविधान में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। हमने कर्नाटक में अनाज पहले से दे रहे हैं, ये उसमें अड़ंगा लगाए। अन्न भाग्य योजना के तहत कर्नाटक में जब अनाज दे रहे हैं तो चावल खरीदने के लिए उस पर अड़ंगा लगाने का प्रयास किया, फिर उसकी टेंडर निकालने की बात कही। कितनी परेशानी के बाद हम जो है वहाँ पर अनाज दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं दिए? कांग्रेस दूसरी बात, इससे पहले भी ये कह रहे कि हमारे मनोज भाई, मैंने आज के बीच में नहीं बोला। राघवेंद्र जी आप चुप रहिए, हमको बोलने दीजिए, अपने समय पर आप बोलिएगा। मनोज जी, हमारे पंडित जी बड़े भाई कह रहे थे कि कहाँ से ले आएंगे, क्या करेंगे। 2009 में ही हमने जो है 70,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ किया। इसके पहले का कभी हुआ करता था? हमने माफ किया कि नहीं किया? हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला और इन्होंने 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरियां, जैसे कि राजेंद्र भाई ने कहा कि हम वादा नहीं करते, कर जो वादा किया उसको तो दिया नहीं आप। अरे कोरोना काल में जब इतनी परिस्थितियां खराब हो गई थी तो आपने कहा इसके पहले अनाज नहीं दिया जाता था। वो तो देश के आजादी के बाद से अनाज का कार्यक्रम चल रहा है, वो बात अलग है। रुपया 1 रुपया 2 रुपया किलो राशन कार्ड की व्यवस्था में सबको मिलता था, अब तो इन्होंने सीमित कर दिया है। दूसरी बात जी राघवेंद्र जी, अब आपने समय पर आप बोलिएगा। दूसरी बात, इनका हमने जवाब दे दिया कि सब हो जाता है, हम ये नहीं माफ करेंगे, उद्योगपतियों को हम लाभ नहीं पहुंचाएंगे गलत ढंग से। हम जो है चंदा लो, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा नहीं लेंगे गलत ढंग से हड़का कर, अगर वो बचेगा तो उद्योगपति टैक्स तो देंगे। उस सब हिसाब से हम अपना इंतजाम कर लिए हैं। हमने जो वादा किया है, इससे पहले हिमाचल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में हमने पूरा किया। ये तो पूरा नहीं करे, हमने पुरानी पेंशन भी लागू किया,
ये तो पेंशन पुरानी पेंशन की बात करिए, इनको साफ सूख जाता है, कहते पैसा कहाँ से आएगा। अरे भाई ये जन कल्याणकारी कार्य है कर्मचारियों के लिए। आज हमारे जो है अग्निवीर में अभी देखिए शहीद हो रहे हैं बेचारे, उनको शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं। क्या यही न्याय है, यही सामाजिक कल्याण है? हम सब अपना इंतजाम कर लेंगे। और ये जो आप खटाखट की बात कर रहे हैं, जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो रात को ही सब कुछ काम होकर सुबह 5 बजे खटाखट सरकार बन गई देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में। ये काम बहुत जल्दी खटाखट करते हैं। हम तो 1 महीना, हमने इतने दिन का अध्ययन किया, 1 महीने के बाद हर 1 तारीख को हम खटाखट 8,500 रुपया हमारे आदरणीय राहुल जी ने जो कहा है वो गरीब महिलाओं के खाते में भेजेंगे। इनके पेट में दर्द हो रहा है कि क्यों गरीबों को कल्याण की बात कर रहे हैं, क्यों गरीबों को उठाना चाहते हैं। अरे जब गरीबों के पास पैसा आएगा तभी वो बाजार में जो है पैसा जो है जाएगा और बाजार में जो है उसका बनेगा, गतिशीलता बनेगी मुद्रा की, हमारी अर्थव्यवस्था दौड़ेगी जैसे पहले दौड़ती थी। अब वो मंद पड़ चुकी है जो इनके नोटबंदी के लिए और गलत जीएसटी के कारण। तो हम सब हमारे पास दिमाग रह गया कि आप 10 किलो अनाज की जो बात करें ठीक है। अगर हम कुछ करें, हमको चुनाव का लालच होता है, हमको सीट का लालच होता है, हम पहले घोषणा नहीं कर देते जैसे घोषणाएं करते हैं सीट के लिए। हमने सीट में हमको समझ में आया कि ये भी हम दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, तो हमने इसकी घोषणा कर दिया, जिसका आप लोगों को स्वागत करना चाहिए। इसके लिए पेट में दर्द हो रहा है कि 10 किलो देने की बात कर रहे हैं गरीबों को। यही इनकी मानसिकता है, यही इनका ओछापन है, दूसरे का मजाक उड़ाना, गरीबों का मजाक उड़ाना, महिलाओं का मजाक उड़ाना, काम कुछ नहीं करना, बस धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जात के नाम पर बात कर सत्ता प्राप्त करना। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का कुछ पता चल रहा है 2 महीने से, तिलक जी उनके सर्जन निषाद चले तो हमेशा बोला करते थे, जब देखिए तब सबको सबक सिखाते थे। वो जो है कोमा में चले गए हैं और 4 जून के बाद कहाँ जाएंगे कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता। अरे राहुल गांधी जी का ख्याल रखिए, आप वायनाड से भगा दिए गए, राहुल गांधी का ख्याल रखिए और रायबरेली से भगा दिए गए। आप राहुल की चिंता मत करिए, राहुल तो कांग्रेस पार्टी। एक मिनट राघवेंद्र जी, साल 2022 में जब आप बीजेपी में नहीं थे जी, जैसे वो ना वो चलता रहता है, वो सुबह एक बात तो है राजभर जी की क्वालिटी बहुत, सुबह नाश्ता किसी और के साथ, लंच किसी और के साथ और डिनर किसी और, ये काबिलियत तो उनमें है। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, और बहुत कम नेताओं में ये काबिलियत होती है। अरे राहुल गांधी में है, मैं आपको बता दूं। हाँ, राघवेंद्र जी सवाल ले लो, मेरे से क्यों नाराज हो रहे? राहुल जी किस पार्टी में? एक मिनट, तब उन्होंने ये फ्री राशन वाले मसले पर, राघवेंद्र जी एक मिनट, मुझे मालूम है आप सुभाष पास हैं, 1 मिनट इतना काफी है। उन्होंने ये कहा था, जो उनसे सवाल पूछा गया कि मुफ्त में राशन और रेवड़ी वाला जो मसला उठा था, तब उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मुफ्त देना है तो शिक्षा मुफ्त दो, इलाज मुफ्त दो। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज दे रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? और फिर उन्होंने कहा कि अगर महंगाई को कम करने के लिए राशन मुफ्त दिया जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? तो वो भी तो वही 10 किलो कर रहे हैं सर, आप 5 किलो की बात कर रहे हो। राघवेंद्र जी, आपके माननीय अध्यक्ष जी का बयान है। मैंने सुनिए, 5 किलो नहीं, जरूरत महसूस होगा तो हम 25 किलो के लिए अर्जी लगाएंगे मोदी जी कैबिनेट से। हाँ। और ये करे राहुल गांधी जी का एक नारा था 27 साल यूपी पे हाल, 2017 में गोदी में बैठना पड़ा अखिलेश यादव जी के, पूछिए। और कांग्रेस पार्टी आज तक, मैं बता दूं कि दर्जनों बार छोटे छोटे दलों से गठबंधन की, आज जो स्थिति है, जो भीख में सीट इनको 17 मिला है ना, राहुल गांधी जी गिड़गिड़ाए। और यही मध्य प्रदेश का चुनाव है, चोर पार्टी कहते सकते, चोर पार्टी, कांग्रेस चोर पार्टी, वोट मत देना। और जनता भूली नहीं है, जनता सब कुछ याद रखती है। जनता ये भी याद रखी है कि किस तरह अखिलेश यादव जी को पूरी मनीष जी रखता है और गठबंधन से दूर रखे। मनीष जी फिर पंडित जी आपके पास आए। मनीष जी बोलते तो को भूल गए और जाके अरे सब याद है, सुनिए, प्रियंका गांधी जी का भी नारा याद है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। यूपी में क्यों नहीं आके लड़ रही है? क्यों नहीं यूपी में आके लड़ रही है? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कहाँ लड़की वो है?
यूपी से क्यों गायब हो गई? प्रियंका जी के बारे में कहाँ गायब हो गई? अमेठी रायबरेली में यहाँ से यूपी में पार्टी को पूरी तरह से जमानत जब्त करा रही है प्रियंका जी, आप करें कहाँ लड़ रही है? अरे कहाँ है प्रियंका जी भाई? कुछ लाइए, समझ में नहीं आ रहा है। पूर्वांचल अरे का ओम प्रकाश राजभर जी को भी कह दीजिए एमपी के दौरा कर ले भाई। वो लड़की जमानत जब्त हो रहा है स्मृति जी का, उसमें वो भी भागीदारी कर ले अपना। तुम ना यहाँ पे उस लड़की को जरा बुलाइए। एक मिनट मनीष गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, मैं प्रियंका एक मिनट गलत बात कर रहे हैं। एक मैं छोटी सी बात कह लूं, प्रियंका गांधी जी के बारे में गलत बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी ने आज भी कहा था कि वो स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी हैं। ये अलग बात है कि उनका कांग्रेस के साथ अरविंद केजरीवाल से गठबंधन है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि वो स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी हैं। नहीं, तो एक मिनट मनीष गुप्ता जी, मसला मैं प्रेडिक्शन पे आ रहा था और फिर मनोज पंडित जी पूरा वक्त आपको। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई 150 सीटों के आसपास ये सिमटेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं 140 सीटें। अरविंद केजरीवाल ने थोड़ा बढ़ा दिया मामला, उन्होंने कहा कि 220 से 230 के बीच में। लालू यादव कह रहे हैं 200 से कम, तेजस्वी कह रहे हैं 100 से कम, ममता दीदी कह रही है 200 सीट। ये विपक्ष के नेताओं के प्रेडिक्शन है एनडीए को लेकर। आपका क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, मेरा प्रिडिक्शन ये है कि बीजेपी और एनडीए सक्सेसफुली 300 क्रॉस करेंगे। ठीक है, 400 का नारा तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, लेकिन संभवतः 320 से 340 के बीच में सीट एनडीए के अवश्य आए। और जो विपक्षी दल, जो इंडी गठबंधन के लोग अलग अलग आंकड़ा दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई एक ऐसा सर्वे नहीं है जो ऑथेंटिक हो, इसीलिए अलग अलग अपने मन से फिगर बना के दी जा रही है। थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए, कहां पर सीटें बढ़ रही हैं, किस राज्य? देखिए, सबसे पहले सीट साउथ में बढ़ रही है। अच्छा, कहां पर? साउथ में तमिलनाडु और केरला में सीटें बढ़ रही हैं। अच्छा, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कम से कम 4 से 5 सीट बढ़ रही हैं। हाँ। ठीक है। बिहार में स्थिति कमोबेश वही रहने वाली है, वो सीट घट भी सकती है। हाँ। ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान की स्थिति लगभग वही रहने वाली है। हाँ। इसके अलावा महाराष्ट्र में सीटें इनकी बढ़ जाएंगी। गुप्ता जी, ठीक है, माफ करिएगा, मैं इस बात से थोड़ा सा, हो सकता है कि अलग अलग विचार है, अलग अलग सोच है, अलग अलग नजरिया है, मैं आपकी काबिलियत पर संदेह नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा ही एक कागजों पर जब गठबंधन हुआ था ना अखिलेश यादव और मायावती जी का, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़े गठबंधन में से एक था। ऐसे ही कागजों पर उन्होंने 75 सीटें जिता दी थी। बोले कि 75 तो हमारी पक्की है, 5 पर लड़ाई है। क्या हुआ था? नहीं, देखिए, मैं इसमें एक बात नहीं, कागजों पर तो सर अब उपाध्याय जी से पूछिए, वो कहेंगे उत्तर प्रदेश में हम 17 की 17 जीत रहे। पूछ लीजिए आप, यकीन नहीं होता आपको। गलत तो नहीं कह रहा ना उपाध्याय जी? नहीं, आप गलत नहीं कह रहे हैं। हाँ, तो वो बोल देंगे 17 की 17 जीत रहे हैं। नहीं, देखिए, अब ये नहीं बताइए, कुछ ही घंटों के बाद सुन लीजिए, कुछ ही घंटों के बाद रायबरेली में एक बहुत बड़ा खेल होने वाला है। अरे वाह, क्या बात है, होने वाला है उपाध्याय जी। अरे क्यों करवा रहे हैं? घंटों का इंतजार सिर्फ भाई, कुछ आज खोल दीजिए, करेंगे, आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। नहीं, मैं तो जो जनता के साथ जुड़े हुए, और जनता के साथ जो जुड़े रहता है उसको किसी खेल का प्रभाव नहीं पड़ता। तिलक जी, नहीं, वो तो ठीक है, आप अमेठी की जनता के साथ जुड़े थे, आप रायबरेली चले गए, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, कोई गलत बात थोड़ी ना कह रहे हैं। अमेठी रायबरेली में दोनों में से एक लड़ना था भाई, एक जगह लड़ रहे हैं। हाँ, तो लड़िए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अमेठी छोड़ के रायबरेली लड़िए, मन करे तो कहीं से भी लड़ सकते हैं आप। आपको किसी को टिकट, आपसे किसी से लेना थोड़ी ना है, आपको तो टिकट देना है अपना। दोनों जगह परिवार तिलक भाई, मनीष जी, फिर मैं पंडित जी के पास। मुझे इसमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तो उसका सम्मान हमको ज्यादा करना था। कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति जरूर है राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बीच में कि दोनों में एकता नहीं है, वरना पूरे देश में क्या एक सीट प्रियंका गांधी के लिए नहीं छोड़ी जा सकती थी? और अगर अमेठी से नहीं लड़ना था तो प्रियंका गांधी को आगे करते। जिन्होंने उत्तर प्रदेश का सफल संचालन किया, वो पूरे चुनाव में लीडरशिप कंट्रोल किया हो, ऐसे में अमेठी से अगर राहुल गांधी ना लड़ते तो प्रियंका को लड़ाती। आपकी बात नजर आती कि हाँ सब देखो, हिम्मत है, लड़की वो लड़ सकती हूँ, लड़ रही है, और 2 महिलाओं के बीच में चुनाव बड़ा जबरदस्त होगा। मनीष, जो पार्टी हाईकमान का निर्णय है उसको हम अरे मैं हाईकमान को प्रश्न कर रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट देखिए गुप्ता जी, वो तय देखिए, एक मिनट, वो तो तय देखिए गुप्ता जी, आपको नहीं करना, मुझे नहीं करना है ना, और ना ही उपाध्याय जी को तय करना है।
और ना ही वहां किसी और को तय करना है कि राहुल गांधी यहां से लड़ेंगे या वहां से लड़ेंगे। तय तो जिनको टिकट देने हैं वो टिकट मांगेंगे थोड़ी ना, समझ रहे ना गुप्ता जी मेरी बात। हाँ, मनोज पंडित जी, वो कहीं कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे कि भाई देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, वो देखा आपने वो वाला वीडियो? जी तिलक जी, आपने भी देखा होगा कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, क्योंकि चुनाव है, चुनावी मौसम में इस तरह के बयान आते जाते रहते हैं। लेकिन वो कह रहे थे कि ये अगर सत्ता में आएंगे, मतलब कांग्रेस वाले, तो राम मंदिर पर ताला लगा देंगे। ये किसने कहा? बीजेपी ने तो नहीं कहा, हमने तो किसी ने नहीं कहा कि राम मंदिर पे ताला लगा देंगे। पर लेकिन नहीं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राम मंदिर पे ताला लगा देंगे, तो वो ये कह रहे हैं कि ये कब कहा हमने कि राम मंदिर पे ताला लगा देंगे? नहीं, आप ये बताइए कि ताला जब ताला खोलना था तो खोला नहीं, ताला तो इन्होंने लगवाया। नहीं, ताला तो राजीव गांधी की सरकार में ही खुला था ना, कोर्ट के आदेश। बाबा लगा भी तो फिर इन्होंने बाद में जब खुला ताला उसके बाद फिर लगाया भी नहीं। तो फिर ये इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहां लिखा है कि हम जो राम मंदिर आएंगे सत्ता में तो राम मंदिर पे ताला लगा देंगे? कहां लिखा है? तो ये भारतीय जनता पार्टी ने कब कहा कि ये इनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है? वो तो एक बात ये हो रही है कि अगर ये नहीं, ये तो आप लोग सार्वजनिक मंच से कह रहे हो ना कि ये सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर पर ताला लगा देंगे। अब ये तो ये कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। बताइए, तो भारतीय जनता पार्टी ने कब कहा कि हम संविधान बदल देंगे? नहीं, तो फिर इन्होंने ये कब कहा कि हम राम मंदिर पे ताला लगा देंगे? देखिए तिलक जी, ये हमने कब कहा कि हम संविधान बदल देंगे? हमने भी सर वो तो ठीक है, वो मेरठ वाले आपके प्रत्याशी जो प्रभु राम की रोल करते हैं उन्होंने बोल दिया भावनाओं में बहकर, लेकिन ये राम मंदिर पे ताला लगाने वाली बात कहां से आ गई? देखिए तिलक जी, ताला मतलब ताले का मतलब खाली ताले से नहीं था। ताले का मतलब ये कि जो काशी मथुरा और राम मंदिर की जो बात थी वही करेंगे, जो और विकास के कार्य अगर मंदिर के लिए होंगे तो वो नहीं करेंगे। नहीं, कौन तो नहीं करने देंगे। सर कोई ये सब स्वाभाविक है सर, सोचिए ना, कोई ताला लगा सकता है? किसी की हिम्मत है? नहीं, अब इस स्थिति में कोई ताला नहीं लगा सकता, चाहे कोई ताला लगा सकता है सर? किसी के अंदर इतनी हिम्मत है? नहीं, अब तिलक जी अब ऐसी स्थिति नहीं है, पर लेकिन मेरा मानना है ऐसी स्थिति कहां? फिर ये राम मंदिर के नाम पर फिर वोट, फिर आप कह रहे हो कि धर्म के नाम पर हम राजनीति नहीं कर रहे। तिलक जी, धर्म के नाम पे बात नहीं, बात यह कि जिस व्यक्ति ने अभी ये कह 400 के पार का मतलब कि संविधान बदल देंगे। अरे भाई, संविधान कौन बदल सकता? संविधान नहीं पंडित जी, मैं राम मंदिर पे आपकी बात कर रहा हूं। राम मंदिर पे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, तो वो आ जाए तो वो भी नहीं बदल सकते संविधान। तो संविधान कोई नहीं बदल सकता। नहीं तो मेरा मानना उसी तरह से राम मंदिर पर ताला कोई नहीं लगा सकता। बस तो तिलक जी स्वाभाविक बात है। तो फिर मंचों से राम मंदिर को लेकर के ताला लगा देंगे। जो बात आप कह रहे हैं कि हमने कही नहीं, आप कह रहे हो कि ताला लगा देंगे। देखिए तिलक जी, परिपाटी बदलनी पड़ेगी। अब जो जुमलेबाजी ये चलाना चाहती कांग्रेस, अब वो स्थिति नहीं है कांग्रेस। ठीक, उपाध्याय जी जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर रमन जी आ रहे हैं। आ रहा हूं मनीष जी, आ रहा हूं, एक मिनट। उपाध्याय जी, वो ये कह रहे हैं कि आपकी मानसिकता ये रही है कि आप ताले लगवाने की बातें करते थे, इसलिए ये कहा जा रहा है। तिलक जी, ऐसा है कि जो है राजीव गांधी, आदरणीय राजीव गांधी जी ने वहाँ ताला खुलवाया, तब से लगातार पूजा चल रहे हैं। नहीं, कोर्ट के आदेश से खुला था, कोर्ट के आदेश। हाँ, पूरी बात तो कोर्ट के आदेश से बना भी है। हाँ, कोर्ट के आदेश से मंदिर बना भी है। हमारा कांग्रेस पार्टी का ये पहले से ही था कि जो कोर्ट आदेश देगी उसका हम पालन करेंगे। हाँ। तो इसमें किसी का तो फिर वो कोर्ट था जो कोर्ट के भीतर ये कह रहा था कि चुनाव के बाद इस पर फैसला दीजिएगा मैलोड। ये कौन कह रहे थे? अच्छा, वो तो फैसला जैसे कोर्ट, हम कोर्ट के फैसले। और फिर वो कौन था जो कह रहा था कि राम मंदिर को, प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहा था, एफिडेविट देकर बकायदा कोर्ट में? भगवान राम का अस्तित्व पर सवाल हम लोगों ने कभी नहीं उठाया। हाँ। ये भगवान राम से बात, जो राम राज की बात करते हैं उसका ठीक उल्टा काम करते हैं। भगवान राम अगर आज होते तो इनको कभी नहीं माफ करते और वो माफ नहीं करेंगे। 4 जून को भगवान राम का श्राप इनको लगेगा। जिस तरह से इन्होंने शंकराचार्य जी का अपमान किया, जिस तरह से भगवान राम पर इन्होंने धर्म की बात करके वोट मांग रहे हैं, भगवान राम इनको कभी नहीं माफ करेंगे। उनके शिष्य भगवान हनुमान जी ने कर्नाटक में इनको गदा लगाया है। उपाध्याय जी, राम उपाध्याय जी, एक मिनट। आपने कहा कि राम होते, राम होते नहीं, राम है। राम है। भाई आप क्या बात कर रहे हैं? राम कण कण में है।
यही कांग्रेस ही मान राम सकता है। राम हमारी सोच में है, राम हमारे विचार में है, राम हमारी आस्था में है, राम हमारी सांस में है। जीने से लेकर मरण तक जब जाएंगे तो तब भी राम नाम सत्य होगा। हम आएंगे और जाएंगे, लेकिन राम वही थे और वही थे और वही रहेंगे। तो इसलिए राम थे नहीं, राम हैं। खैर, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता में राम नहीं है। एक मिनट रमन जी, रमन जी, हमारे कहने की शासक के रूप में होते हैं। हाँ एक मिनट सर, ओके ओके, भगवान राम तो है ही चक्कर में। फंस गए। एक वो देख रहे हैं, अब नहीं गए हमने। हमारे कहने का मतलब ये है कि शासक के रूप में। चलिए ठीक है रमन जी जुड़ गए, मैं आपकी बात समझ गया। आपके भगवान राम के समय में इस तरह से महिलाओं पर अत्याचार था, जाति पाति धर्म की बात पर इस तरह से अत्याचार था। उपाध्याय जी आपकी बात आ गई ना सर, एक मिनट। वो कोर्ट के फैसले से ताला खुला था, लेकिन उससे पहले एक और फैसला हुआ था शाहबानू का, और वो कोर्ट के आदेश को पलटा गया था। हुआ था ना राजीव गांधी जी की सरकार में। देखिए तो ऐसा नहीं है, सिक्के के दोनों पहलू हैं। अब आप एक मिनट इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। रमन जी जी तिलक जी, वो हाँ जी बिल्कुल। ये केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई चुनाव जीतने के बाद वो फिर से वो लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि योगी जी को हटा देंगे। और मैं सुन रहा था कि देश के प्रधानमंत्री, और खास तौर पर आज तो उत्तर प्रदेश में जहां जहां उन्होंने रैली की वहां पर हर मंच पर योगी जी की तारीफ कर डाली। कहा कि इनसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री, मतलब उनका कहने का लबोलबाब यही था कि जो मैं चाहता था वो सफाई अभियान तो यही कर रहे हैं। ये कौन से शिगुफे छोड़ रहे हैं आप? तिलक जी ये शिगुफा नहीं है। अगर आप कुछ घटनाक्रम देखें, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की नियुक्ति को लेकर हो मंत्री पद पर, चाहे अभी तक उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर हो, हाँ। या जिस समय अरविंद शर्मा जी की नियुक्ति को लेकर उनको मंत्री पद दे रहे हैं, और उस समय बड़ी चर्चा चली थी जब उनको केंद्र से एक नौकरशाह के पद से और मंत्री बनाने भेजा गया था। तो कई ऐसे घटनाक्रम हैं, अगर आप उनको जोड़ेंगे तो ये मतभेद। मैं तो एक ही घटनाक्रम जानता हूं आजकल, वो स्वाति वाला इधर उधर की बात मत करो। वो स्वाति वाला घटनाक्रम जानते हो कि नहीं जानते हो रमन? नहीं बिल्कुल, आप जानते हो ना वो स्वाति जी वाला? स्वाति जी और वो गुलदस्ता थामे हुए लखनऊ एयरपोर्ट पे घूम रहे थे, जिन पे आरोप लग रहे हैं केजरीवाल जी के साथ। वो भी सुनने में आया कि चार्टर्ड प्लेन पे गए थे इकट्ठे। नहीं देखिए, उस पर जो भी होगा, जो भी पार्टी बिल्कुल साफ कर चुकी है कि जो भी दोषी होगा या जो भी शिकायत आएगी उस पर बिल्कुल रमन जी शिकायत आ चुकी। वो चार्टर्ड प्लेन में जिन पे आरोप लगे उनको घुमा रहे थे साथ में। हम लखनऊ में देखी नहीं देखी तस्वीर आपने? नहीं बिल्कुल, जो भी उस समय जो भी बहस हुई या उनके सम्मान में अगर कोई ठेस पहुंची तो उस हिसाब से कार्रवाई। अगर नहीं पहुंची है सम्मान में ठेस, वो तो सार्वजनिक है ना, वो तो संजय जी बता रहे हैं। हाँ, तो उस पर बिल्कुल से पार्टी का स्टैंड क्लियर है। नहीं, पार्टी का स्टैंड तो दिखाई दे गया लखनऊ एयरपोर्ट पे। लखनऊ एयरपोर्ट पे पार्टी का स्टैंड दिखाई दे गया। तिलक जी, महिला सम्मान के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी कभी पीछे नहीं रहती है। ये वो नहीं है जो मणिपुर का जब बात आए तो नरेंद्र मोदी जी की तरह चुप्पी साध लें। चलिए चलते एक बयान सुनाना चाहूंगा मनीष जी, बड़ा दिलचस्प बयान है, मैं आपके पास आना चाह रहा था। बड़ा दिलचस्प बयान है। पंडित जी आप एक मिनट पंडित जी। जी तिलक भाई। हाँ पंडित जी का फ्रेम प्लीज फ्रेम फ्रीज है, ठीक करिएगा। पंडित जी आपके मोहनलालगंज से बीजेपी के प्रत्याशी हैं कौशल किशोर जी। जी कौशल किशोर जी का एक बयान वायरल हो रहा है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा प्लीज जरा इस बयान को प्ले करिएगा। कौशल किशोर जी का बयान है, और वो बयान दरअसल वो इस वक्त वायरल हो रहा है, और वो बयान कुछ ही देर में मैं आपको सुनाता हूं। लेकिन वो ये कह रहे हैं प्रमुख के लिए वोट मांगने जाए जी, गांव के लोग आपको सता रहे हैं, गांव के लोग कह रहे हैं वोट नहीं देंगे। अरे तमाम लोग विरोध किया करते हैं। और एक बात और सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, ये भी सुन लीजिए। मैं पहली बार 13,000 से आ रहा था सिधौली, दोबारा 17,000 से आ रहा, अब की 25,000 से आ जाऊंगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, मगर वोट की हिम्मत मत देना मुझे।
मनोज पंडित जी, जी तिलक भाई, सुना आपने? ये महोदय केंद्रीय मंत्री हैं, लखनऊ की दूसरी सीट से सांसद हैं, मोहनलालगंज से बीजेपी के प्रत्याशी हैं कौशल किशोर जी। अपने ही कार्यकर्ताओं पे भड़क रहे थे, कह रहे थे 25,000 वोटों से हार जाऊंगा, इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं। तिलक जी, ये बड़ी गोपनीय मीटिंग होती है और ये जो लोग इसमें ऐसे वीडियो बनाते हैं, ये हाँ। तो देखिए तिलक जी, अपने परिवार में बैठ के व्यक्ति हर बात करता है। आप अगर अपने कार्यकर्ताओं में जोश नहीं भरेंगे, अगर आप उनको सजग नहीं करेंगे, तो वो आलसी लौट जाएंगे, तो कैसे काम होगा तिलक जी? तो कहीं ना कहीं ये अच्छा, ये मोटिवेट कर रहे थे कार्यकर्ताओं को। अब कहीं देखिए तिलक जी, हर एक व्यक्ति का अपना एक काम करने का तरीका है। नहीं तो वो ये सर, आप ये बोलिए कि हम 25,000 वोटों से जीत के दिखाएंगे, वो कह रहे 25,000 वोटों से हार जाऊंगा, इससे ज्यादा क्या होगा? अरे नहीं तिलक जी, तो आप कहते, अगर वो कहेंगे हम जीत के दिखाएंगे, तो वो कहेंगे तो उन तो पहले ही जीत रहे हैं, तो हम कहा ऐसे कराए इसमें। अच्छा, तो तिलक जी मेरा तो इसलिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए वो ये कह रहे थे। अरे आप देखिए, अभी आप किसी कोई ना अपने लोगों को समझाने का कोई ना कोई तरीका होता है, वो अपने तरीके समझा रहे हैं। नहीं, तरीका तो बृजभूषण जी का भी अच्छा है, वो आजकल मंचों पर आंसू बहा रहे हैं, अपने बेटे के लिए वो मंचों पर आंसू बहा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी को भी तो कहिए, वो भी तो आंसू बहा रहे हैं। एक मिनट उपाध्याय जी प्लीज। अब उपाध्याय जी कह रहे प्रधानमंत्री आंसू बहा रहे हैं। अगर कहीं अपनी भावना प्रकट करने में आदमी इमोशनल हो गया, तो उसको आप ऐसे राजनीतिक नहीं, ये भावना तब, एक मिनट, बृजभूषण को लेकर आप कह रहे हैं कि उनकी भावना प्रकट करने में इमोशनल हो गए, तो वो तब इमोशनल नहीं हुए थे जब दिल्ली की सड़कों पर। देखिए तिलक जी, ये मामला तिलक जी, ये मामला सब जुडिश है, कोर्ट में है, न्यायालय में है, और इसमें कोई भी टिप्पणी करना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, क्योंकि नहीं, अभी तो आप उनको कह रहे थे कि महिलाओं के सम्मान में, अब यहां पर महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में नहीं। नहीं, बिल्कुल मैदान में। हमने तो देखो टिकट नहीं दिया उनको, कहा टिकट दिया, आप बताइए मुझे। सर, घर की बात तो घर में रहेगी, बेटे को टिकट दे दिया आपने, आप कह रहे हो टिकट नहीं दिया। अब बेटे की, मैं बाप की गुनाह, किसी ने गुनाह किया तो उसमें सजा क्या पूरे परिवार को देंगे तिलक जी आप? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपकी बात ही ठीक है। केसरगंज में कोई और प्रत्याशी इसलिए नहीं था, उन्होंने कहा कि काबिल सिर्फ उनका बेटा ही था, इसलिए उनको टिकट दिया। मैं आपकी बात रख रहा हूं सर। ठीक पंडित जी, ठीक है ना पंडित जी? जी तिलक भाई, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नाराज मत होइएगा, बस सवाल, क्योंकि आपने जवाब दिया तो मैंने सवाल पूछ लिया आपसे। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। रमन जी आपका भी, मनीष जी आपका भी। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, माफी चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी वादे खटाखट, अब किसकी लूटियां डूबेगी फटाफट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।